हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आप जानते हैं हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज में इस उपविषय में हमने काफ़ी सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। जो आगे के चैप्टर हैं उनमें से हम और चैप्टर कवर करने का आज प्रयास भी करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 8 परिवहन तथा संचार की हम बात आज करेंगे। यानी परिवहन तथा संचार आज हमारा चैप्टर है। तो बाकी के 7 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, पिछली कुछ वीडियोज़ में आपको देखने को मिल गया होगा। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम आज शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है परिवहन। तो यहाँ बात सबसे पहले यही आती है कि परिवहन होता क्या है। तो देखिए, परिवहन का मतलब होता है एक तरह से ढोना। जो परिवहन का अर्थ वास्तव में वहन करना या ढोना होता है, और परि का मतलब एक तरह से एक दूसरे स्थान को ढोना होता है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं या मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या ढोना या वहन करने की जो सुविधा होती है उसे क्या कहते हैं, हम परिवहन कहते हैं। यानी परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न तत्वों को, विभिन्न मनुष्यों को या विभिन्न जंतुओं को हम ये कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो वो सुविधा हमारी क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। हालांकि आपने परिवहन के साधनों के विकास के बारे में, विकास के क्रम के बारे में पढ़ा होगा। आधुनिक समय में आपने देखा होगा कि जो परिवहन के माध्यम हैं, परिवहन के जो साधन हैं, उनका बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है। हालांकि प्रारंभिक समय में इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव रहा है। यानी कि जब आदि मानव का जन्म हुआ, उसने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्र करना प्रारंभ किया, तो उसने विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास भी किया। तो तब जाकर के धीरे धीरे पगडंडियों का, जिसको हम बटिया कहते हैं गांव के क्षेत्र में, तो पगडंडियों के माध्यम से पगडंडियों का विकास हुआ। धीरे धीरे पगडंडियाँ चौड़ी होती चली गई, फिर वो कच्ची सड़कों का रूप उन्होंने लिया, फिर कच्ची सड़कों का फिर रूप परिवर्तित करके आज का जो हम बात करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमारे मनुष्य ने देखने को मिली। और सड़कों से लेकर के आज हमारा मनुष्य हवा में भी परिवहन करता है। यानी कच्ची पगडंडी से लेकर के आज के वायु परिवहन तक के विकास में काफ़ी सारा समय लगा है। यानी प्रारंभिक समय में ऐसा नहीं था। तो अब हम इसी आधार पर बात करते हैं परिवहन के जो साधन हैं उनके प्रकारों की हम बात करते हैं। यानी परिवहन हमारा कई प्रकार का होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं परिवहन के 4 प्रकारों की। परिवहन के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर थल या स्थल परिवहन की हम बात करते हैं। थल या स्थल परिवहन, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं जल परिवहन। तीसरी हम बात करते हैं वायु परिवहन। और चौथा हम बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो जितने भी परिवहन आपके सामने मैंने यहाँ पर हाईलाइट्स किए हैं, आपके सामने यहाँ पर मैंने वर्गीकृत किए हैं, इन सारे के सारे परिवहनों का अपना एक विशेष महत्व है, अपनी एक विशेषता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि सब जानते भी हैं कि थल परिवहन पर हम स्थल पर परिवहन करते हैं, जल परिवहन पर हम जल के माध्यम से परिवहन करते हैं। जल के माध्यम से हम एक विभिन्न वस्तुओं को या मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसी प्रकार हम वायु परिवहन की बात करते हैं। तो वायु को आधार मानकर, वायु को माध्यम मानकर हम विभिन्न वस्तुओं या इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं। हमारा चौथा है पाइपलाइन परिवहन। ये एक प्रमुख विशेषता वाला परिवहन है। इसमें केवल हम कुछ द्रव्य या कुछ गैसीय पदार्थों को या ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं। इसमें हम विभिन्न मनुष्यों को या विभिन्न जंतुओं को इसके माध्यम से हम परिवहन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन चारों की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले थल परिवहन की। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि थल परिवहन भी यहाँ 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे थल परिवहन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सड़क की, और दूसरी हम बात करते हैं रेल की। अब इन दोनों को देख करके आप समझ भी गए होंगे कि दोनों चीज़ें हमारे थल पर ही परिवहन होती हैं, थल पर ही हमारा कार्य करती हैं। जल परिवहन, अब आपने जान लिया है, जल जहाँ पर भी है, किसी भी क्षेत्र में जल विद्यमान है, उसके माध्यम से हम परिवहन करते हैं, तो वो जल परिवहन ही होता है। लेकिन अब जल परिवहन के भी हमारे 2 प्रकार देखने को मिलते हैं।
एक जल परिवहन का एक रूप जो हमारे किसी देश की सीमा के अंदर विभिन्न नदियों, विभिन्न छोटे तालाब, विभिन्न पोखरों या विभिन्न और छोटी नहरों, छोटी बड़ी नहरों के माध्यम से हम परिवहन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक देश के अंदर ही वो परिवहन होता है, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक परिवहन। आंतरिक परिवहन, आंतरिक जल परिवहन की हम लिख सकते हैं आंतरिक जल परिवहन। एक हमारा दूसरा होता है जो किसी देश की सीमा से बाहर, जो हमारा एक सागरीय तटवर्ती सीमा होती है, सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें जो हम परिवहन करते हैं, क्योंकि वो देश की सीमा से बाहर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से बाह्य या समुद्री परिवहन, इसको हम कहते हैं समुद्री परिवहन। अब अगर इनके अर्थ से समझाने की हम बात करें तो सिंपल से जान आप समझ सकते हैं कि इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इनका जो हमें परिभाषा है ये वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इन सारे के सारे एक बार आप हाईलाइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायु परिवहन के बारे में भी आप जानते ही हैं, पाइपलाइन परिवहन के बारे में भी जानते हैं। पाइपलाइन विभिन्न प्रकार की जो पाइपलाइनें हैं उनके माध्यम से परिवहन करते हैं। हालांकि मैं एक बार उदाहरण दे दूं पाइपलाइन परिवहन का। आप लोगों ने जो बड़े अम्बेडकर गांव हैं या विभिन्न प्रकार के जो नगर हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, या हमारे जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के परिवहन का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं पाइप लाइन बिछा करके जब जल को या विभिन्न अन्य द्रव्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वहित करते हैं या ले जाते हैं, यानी उनका वहन कर लेते हैं, तो वो बन जाता है हमारा पाइपलाइन परिवहन। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, एक नगर पालिका भी पाइपलाइन परिवहन का उदाहरण होती है, एक पेट्रोलियम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी हमारा पाइपलाइन परिवहन का उदाहरण होती है। यह हम बात कर सकते हैं विभिन्न और जो गैसीय उत्पादक क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ से गैस को विभिन्न पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता है या ले जाया जाता है, तो वो सारे उदाहरण हमारे पाइपलाइन परिवहन के होते हैं। अब इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे सड़क की। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क की, तो मैं सबको रब कर देता हूँ, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं सड़क की। सड़कें तो आप जानते हैं, देखिए सड़कें आप जानते हैं सड़क क्या होती है, सड़क की परिभाषा देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी ऐसी धरातलीय बनावट जिस पर हम आवागमन कर सकते हैं वो सड़क ही होती है। अब यहाँ सड़क का एक छोटा रूप भी देखने को मिलता था, जैसे हम पगडंडियाँ कहते थे प्राचीन जमाने में। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि पहले पगडंडियाँ बनी, पगडंडियों का विकास हुआ, धीरे धीरे कच्ची सड़कें बनी, फिर कच्ची सड़कों के बाद हमारी पक्की सड़कें बन गई। तो यहाँ पगडंडियों का जिक्र हम नहीं करेंगे, यानी सड़कें भी यहाँ पर दो प्रकार की हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार की सड़कें होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी कच्ची सड़कें, दूसरी होती है हमारी पक्की सड़कें। अब इनकी परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल विशेषता की हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले कच्ची सड़कों की विशेषता की हम बात करते हैं। नंबर एक क्या होगा? नंबर एक, कच्ची सड़कें किसी छोटे गांव को, छोटे कस्बों, छोटे गांवों को, छोटे सराय मांझरे जो होते हैं, सराय या मांझरे जो होते हैं, उनको मिलाने का कार्य करती हैं या उनको मिलाती हैं कच्ची सड़कें। दूसरी बात जो इनकी बनावट होती है वो मिट्टी या घास फूस आदि से मिलकर के इनकी बनावट होती है, इनको बनाया जाता है। संभवतः इनकी जो प्रकृति है वो अधिकतर टूट फूट वाली होती है, क्योंकि इसमें सड़कों में क्या होता है, विशेषकर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, इसमें गड्ढे गहरी खाइयाँ कभी कभी इसमें बन जाती हैं, इसमें कीचड़ की भी प्रमुखता देखने को मिल सकती है। ये इसकी विशेषता ही हम पढ़ रहे हैं। जनरली कच्ची सड़कों के बारे में आप जो जानते हैं वो उनकी विशेषताएँ, जो आपने जनरली कच्ची सड़कों को देखा होगा। एक विशेषता तो आप जानते ही हैं कि कच्ची सड़कों का विस्तार मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव से कृषि क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं, यानी किसी खेत को जा रही है सड़क तो वो कच्ची होगी। तो ये सारी हमारी कच्ची सड़कों की विशेषता होती है। तो ये हमारी कच्ची सड़कों की विशेषता है। इनके रखरखाव की बात भी हम कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका रखरखाव किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मनरेगा संबंधी जो कार्य सरकार चला रही है कच्ची सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए, जिससे इनकी व्यवस्थित रखने के लिए ये सब कच्ची सड़कों के ही रखरखाव के उपाय हैं। मनुष्य जो खुद आसपास के किसान लोग होते हैं वो भी अपने आसपास के जो अपने खेत के संपर्क में आने वाली सड़कें होती हैं उनको वो भी व्यवस्थित रखने का पूरा कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम पक्की सड़कों की। तो सबसे पहले पक्की सड़कों की प्रकृति की हम बात कर लेते हैं, बनावट की हम बात कर लेते हैं।
तो पक्की सड़कें आप जानते हैं, पक्की सड़कें विभिन्न प्रकार के पक्के मटेरियल यानी पक्के पदार्थों, जैसे हम बात करते हैं बजरी वज्रपुट की हम बात करते हैं, सीमेंट की हम बात करते हैं, तारकोल की हम बात करते हैं, या अन्य और मोटे पत्थर कंक्रीट आदि की ये बनी होती हैं। ठीक है, अब ये इनकी विशेषता हो गई। सिंपल सी बात है, इनकी एक विशेषता और होती है, ये बड़े बड़े कस्बों, बड़े बड़े शहरों या गाँवों को कस्बों से, या कस्बों को बड़े शहरों से, शहरों को महानगरों से जोड़ती हैं। इनकी ये विशेषता होती है। सिंपल सी बात है, इनका रखरखाव अच्छा होता है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें कभी बरसात के दिनों में पानी नहीं भरता, पानी बरसात का साइड में चला जाता है। ये भी आप लोगों ने जनरली देखा होगा। तो ये तो कुछ विशेषता थी हमने पक्की सड़कों की। जो आप पक्की सड़कों के बारे में जानते हैं, जो आपने देखा है, वो उसकी विशेषता है। अब हम कुछ अलग से डिफाइन करने की बात करेंगे। पक्की सड़कें भी यहाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। पक्की सड़कें किस प्रकार की होती हैं? एक होती है हमारी जैसे पक्की सड़कें कई प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, और हम बात करते हैं प्रांतीय सड़कों की हम बात करते हैं, या जिले की सड़कों की हम बात करते हैं। ये सड़कें कई प्रकार होती हैं, सड़कों के प्रकार हैं। सड़कों के प्रकार, पक्की सड़कों के प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम एक बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, सड़कें किस प्रकार की हो सकती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। बनावट सबकी कंक्रीट की या पत्थर की होगी, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात कर रहे हैं तो ये विशेष स्थानों को मिलाने वाली होंगी। इनकी चौड़ाई भी इसमें प्रभाव दिखाती है, इनकी चौड़ाई भी इसमें मायने रखती है। दूसरी सड़कें होती हैं पक्की हमारी प्रांतीय सड़कें, यानी विभिन्न प्रांतों को जोड़ने वाली प्रांतीय सड़कों की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3 होती है हमारी जिले की सड़कें, यानी जिले के अंदर जो सड़कें बनी होती हैं, जिले को मिलाने वाली सड़कें जिले की सड़कें कहलाती हैं। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं नंबर 4 गाँवों की सड़कें। तो विभिन्न प्रकार के गाँवों में भी पक्की सड़कों का विकास हो रहा है, तो उन गाँवों को मिलाने वाली सड़कें कहलाती हैं गाँवों की सड़कें कहलाती हैं। तो ये होगी हमारी पक्की सड़कें। अब हम एक प्रकार से और बात कर सकते हैं पक्की सड़कें वास्तव में, अगर एक देश और एक विश्व के अंतर्गत हम बात करेंगे, एक विश्व को ध्यान में रख के हम बात करते हैं, तो पक्की सड़कें जो होती हैं हमारे 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है, पहले मैं इसको रब कर दूँ, इसको हाईलाइट्स कर लीजिएगा एकदम से, उसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा था वैश्विक दृष्टि से, यानी विश्व की दृष्टि से हमारी सड़कें 2 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी बात करते हैं राष्ट्रीय सड़कें, यानी एक देश के अंतर्गत जितनी भी पक्की सड़कें होती हैं वो सारी की सारी राष्ट्रीय सड़कें कहलाएंगी। और एक देश से दूसरे देश को मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। यानी एक देश की सीमा के बाहर जब सड़कें निकल करके दूसरे देश की सीमा में हमें ले जाती हैं, तो वो सड़कें जो कहलाती हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सड़कें कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर से बाद को जब हम पाकिस्तान में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो बाघा बॉर्डर के बाद जो एक सड़क बनी हुई है और दूसरे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है, तो उस बीच की सीमा को, जो बीच की सड़क है, वो हमारी कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सड़क कहलाती है। यह दूसरी बात हम कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा पर जो सड़कें बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सड़कें या अंतर्राष्ट्रीय सड़कें कहलाती हैं। विश्व में जितनी भी सड़कें पाई जाती हैं उन सड़कों का USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उन सारी सड़कों का लगभग 30% सड़कें हमारी केवल USA में पाई जाती हैं। जितने भी पूरे विश्व में सड़कें हमारी, उनका केवल 30% ओनली अमेरिका में पाया जाता है। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं, तो विभिन्न देशों की सड़कों के हम बारे में बात भी कर सकते हैं। जैसे भारत में लगभग 33,19,644 किलोमीटर लगभग लंबी सड़कें हैं, यानी एक बार सुन लीजिए 33,19,644 किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में हैं। और इसी प्रकार हम बात करते हैं 40,58,347 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो USA में हैं। इसी प्रकार चीन में है 23,17,834 किलोमीटर। इसी प्रकार ब्राज़ील में है 17,51,868 किलोमीटर। इसी प्रकार रूस में है 9,82,000 किलोमीटर लंबी सड़कें। यानी विभिन्न देशों में विभिन्न सड़कों की जो लंबाई है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारी सड़कों की हमने थोड़ी सी बात की थी। अब हम ये बात कर सकते हैं कि सड़कों के लाभ की हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सड़कों का वितरण। सड़कों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण की हम बात कर सकते हैं, या एक राष्ट्रीय लेवल पर भारत के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे
सड़कों का लाभ। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पॉइंट आता है सड़क के लाभ। ठीक है, सबसे पहला है इनका रखरखाव सुरक्षित व आसान है। समझ लीजिए, मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। यानी जो सड़कें होती हैं उनका रखरखाव सुरक्षित व आसान है, यानी कि अगर हम इन सड़कों का रखरखाव, उनको बनाने का, निर्माण की प्रक्रिया या इनकी देख रेख की प्रक्रिया, इनके टूटने फूटने की प्रक्रियाओं को देखें तो बहुत ही आसान है, सुरक्षित भी। ठीक है, अगर मतलब कोई सड़क टूट जाती है तो उसको आसानी से बनाया जा सकता है। या हम अन्य माध्यमों की, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे जल की बात कर रहे थे, जल तो कभी टूटता नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे परिवहन, हमने वायु की बात की थी, हमने रेल की हमने बात की थी, या पाइपलाइन परिवहन की हमने बात की थी, तो इनका जो रखरखाव है वो कभी मुश्किल होता है। मान लीजिए पाइपलाइन खिंची हुई है, उस पाइपलाइन में कोई विस्फोट हो जाए, वो चटक जाए, तो उसको ठीक करने में, उसको ठीक प्रकार से पुनः व्यवस्थित करने में बड़ा लंबा समय लगता है। इसी प्रकार हम वायु परिवहन की हम बात करते हैं, वायु मार्ग जो हमारे खोजे गए होते हैं, उन वायु मार्गों में कभी कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वो सुरक्षित नहीं होती। अचानक से कभी भी कोई भी बड़ा पक्षी आकर के उसके पूरी व्यवस्था को खराब कर देता है, ये हम बात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जल परिवहन की हम बात भी करते हैं। जल परिवहन में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के समुद्रीय जो घटनाएं होती हैं वो भी एक तरह से असुरक्षित ही हमारा होती हैं, बाकी सड़क परिवहन के मुकाबले में। इसी प्रकार हम रेल परिवहन की बात करते हैं। रेल परिवहन जो हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं, जो लोहे का एक ट्रैक होता है जिस पर हमारी ट्रेन चलती है, तो उसका रखरखाव बड़ा मुश्किल होता है। आप जानते हैं उसको बिल्कुल निश्चित बैलेंस बना करके उसको रखना होता है, निश्चित दूरी में उसको रखना होता है। कभी कभी जलवायु परिवर्तन के कारण पटरियों में क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी एक तरह से अपनी अपनी विशेषता के माध्यम से प्रकट करती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सड़कों की, तो सड़कों का रखरखाव सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान हो गया। यानी आसानी से हम सड़क को ऊंचे नीचे स्थान पर भी बना सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। यानी हम इसको सड़कों को जो हमारे उच्चावच हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ मैं पॉइंट बनाऊंगा, सड़कों को उच्चावच अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब आप कितनी भी ऊंची नीची आकृति हो, उसमें आसानी से हम सड़क बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्थान पर हम रेलवे ट्रैक की बात करें, नहीं चलेगा। इसी स्थान पर हम पानी तो भर दें और समुद्र जल यातायात करने की बात करें तो नहीं चलेगा। ठीक है, पाइपलाइन की हम बात करें तो पाइपलाइन नहीं खिंच पाएगी। यानी अन्य और परिवहन के मुकाबले हम बात कर सकते हैं सड़कों की, तो यानी ये ज़्यादा सुरक्षित है। अब हमने ये बात की थी कि उच्चावच सड़कों को प्रभावित नहीं करते हैं। एक और बात करते हैं, जो सड़कें हैं हमारे घर से लेकर के हमारे गंतव्य तक पहुंचाती हैं। यानी जिस स्थान पर हमें जाना है वहां तक हमें आसानी से पहुंचा देती हैं। अब सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिकली करके लीजिएगा। अगर आप जैसे भी घर से बाहर दरवाज़ा खोल करके अगर निकलते हैं तो पहला पैर आपका कहाँ पड़ता है? सड़क पर। अगर वो सड़क ना हो, यानी आपका जो घर है वो एक खेत में बना दिया जाए, लेकिन आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अगर खेत में भी अगर आप घर बनाने की कोशिश करेंगे तो जो मटेरियल है, जो बनाने के तत्व होंगे, वो किस माध्यम से पहुंचेंगे? यानी पहुंच ही भी नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने हेलीकॉप्टर या वायु परिवहन के माध्यम से मटेरियल पहुंचा दिया, आपने बना लिया, तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कहीं जाने का प्रयास करेंगे, तो आपको सड़कों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम वायु परिवहन या रेल परिवहन का सहायता नहीं ले सकते हैं, की सहायता नहीं ले सकते हैं। तो ये सड़कें हम क्या करते हैं, हमारे घर से, यानी घर से लेकर के हमारे गंतव्य तक आसानी से पहुंचा देती है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, सड़कों का सर्वोत्तम जाल, सबसे अधिक जाल सड़कों का ही फैला हुआ है, तो हम आसानी से इनका उपयोग कर लेते हैं। इनका आसानी से हम उपयोग कर लेते हैं। घर से बाहर जाइए, फटक से आप सड़क पर चलना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर अन्य कहीं और जाना चाहेंगे, रेलवे ट्रैक पर, तो हमें डर रहेगा कि रेलवे ट्रैक पर हमें या तो परमिशन लेनी पड़ेगी चलने के लिए, या पहली बात तो परमिशन मिलेगी नहीं। दूसरी हम बात करें वायु परिवहन में, अगर हम चलाना चाहें, अपना कोई प्राइवेट जेट भी चलाना चाहेंगे तो आसानी से नहीं चला सकते। यानी कि हम कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं कि सड़क परिवहन के हमारे बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम सड़क परिवहन के वितरण के बारे में। विश्व वितरण हम सड़क परिवहन का बात करते हैं। तो देखिए, विश्व में सड़कों का जो वितरण है बहुत ही असमान है। आप जानते हैं कि विश्व में, पूरे विश्व में सभी जगह समान सड़कें नहीं हैं। सड़कों की प्रकृति भी सभी जगह समान नहीं है। तो देखिए,
आप जानते हैं जिन देशों में जो देश विकसित हैं, जिन देशों ने विकास की ओर अपना कदम बढ़ाया था, उन देशों में सड़कें हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, यानी अच्छी सड़कें हैं और उनका जो विकास है वो आसानी से ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। यानी आर्थिक रूप से मजबूत देशों में सड़कों का जो वितरण है या विस्तार है या फैलाव है अधिक देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर सकते हैं USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली जैसे देश हमारे क्या हैं, विकसित हैं। ये सारे क्या हैं, एक तरह से विभिन्न प्रकार के विश्व में मोटर कारों से भरे हुए हैं। व्यापारिक गाड़ियों की संख्या इनमें सबसे अधिक होती है, क्योंकि आप जानते हैं जब विकसित देश होते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक स्तर भी अच्छे होते हैं, और जो व्हीकल्स होते हैं वो अधिक संख्या में और अधिक तीव्रगामी होते हैं, तीव्र गति से चलने वाले होते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर सड़कों का विकास भी उसी कंडीशन में करना पड़ता है। ठीक है, तो और हम बात कर सकते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में जो मोटर कारें हैं या व्यापारिक गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि ये क्या है, विकासशील देश है। जिन देशों की मैंने बात की क्या है, विकासशील देश हैं। तो इसमें सड़कों का जो हम विकास की बात कर रहे हैं, सड़कों के वितरण की बात कर रहे हैं, तो जब क्योंकि जब व्हीकल्स की संख्या कम है तो इनमें सड़कों का जो विकास है और सड़कों के विकास का जो स्तर है वो भी इनमें कम है। ठीक है, विकसित देशों में आर्थिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप सड़कों का विकास हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने अभी बात की थी कि विकसित देश हैं तो उनमें जब विकास हो रहा है तो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता भी बढ़ रही होती है। कच्चे माल की हम बात कर सकते हैं या उत्पादन संबंधी जो वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की हम बात कर सकते हैं, तभी तो विकास हो रहा है। तो उस वजह से भी इन क्षेत्रों में, इन देशों में क्या है, सड़कों का विकास अधिक हुआ है। तो यहाँ जनरली आप देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे विश्व में सड़कों का जो घनत्व है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सड़कों के अधिक यानी अधिक घने सड़कों वाले क्षेत्र हैं। 3 भाग हम बात कर सकते हैं। सड़कों का वितरण, 1 मिनट रोकना पड़ेगा। तो हमने सड़कों का जो वितरण वैश्विक है हमने उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है सड़कों के घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है सड़कों के घने जाल वाले क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सड़कों का अधिक घनत्व, अधिक जाल देखने को मिलता है, तो संभवतः ही विकसित देश ही होंगे। दूसरी तो इसी प्रकार हमारा है साधारण घनत्व वाले क्षेत्र, जिनमें हम सड़कों का साधारण विकास, साधारण सड़कें देखते हैं। और अति न्यून जहाँ पे सड़कों का जो विकास है बहुत ही कम हुआ है, वहाँ बहुत ही कम सड़कें देखने को मिलती है। अब हम इनके देशों के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सड़कों के घने जाल वाले क्षेत्र। देखिए तो इन क्षेत्र में भारत, USA, पश्चिमी यूरोप, रूस, ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हम साधारण घनत्व वाले क्षेत्र, इसमें सम्मिलित किया गया है। देखिए अलास्का, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, अफ्रीका, मेडागास्कर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साइबेरिया के कुछ भाग साधारण घनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर सड़कों का बहुत ही कम क्षेत्र देखने को मिलता है, सड़कों का बहुत ही कम विकास देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, देखिए म्यांमार, भूटान, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत का पठारिया, सऊदी अरब, मध्य सहारा के क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, सड़कों का बहुत ही कम क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये हमारा था सड़कों का वैश्विक वितरण, एक तरह से हमने हाईलाइट्स किया। तो ये हमारा परिवहन में सड़कों वाला जो टॉपिक था ये हमारा लगभग पूरा हुआ है। अगली वीडियो में हम रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो और ये टॉपिक आज यहीं तक, अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम्स अगर समझ में नहीं आ रही है आपको तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।